नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं बाबा को सुबह का नाश्ता करवाकर घर से निकल आई। मेरी मुट्ठी में कुछ सिक्के थे जो मैंने रात ही घर के कोने कोने से ढूंढे थे, जो बस भाई के घर पहुंचाने तक ही काम आ सकते थे। इस वक्त तो यही सिक्के हैं, वापसी के लिए भाई कुछ पैसे दे ही देगा। मैं इसी आस में भाई के घर पहुंची तो वह ऑफिस जाने के लिए तैयार डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरे नमस्ते करने पर उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उन्हें इतनी सुबह कैसे और क्यों आई हूं। भाई, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, रात भर खांसते रहे हैं। भाई से पहले ही भाभी बोल पड़ी, अरे बुढ़ापे में तो हर कोई खांसता रहता है। याद नहीं तुम्हारे ताऊ जी कैसे खांसा करते थे? उनके लिए कितनी दवाइयां की थी, कोई फायदा हुआ था? मैंने बेबसी से भाई की ओर देखा तो भाभी फिर शुरू हो गई, महंगाई देख रही हो, आसमान छू रही है। कितने खर्चे होते हैं, बच्चों की फीसें, बिलों को भरना, राशन पानी। मेरे पति एक कमाने वाला है, ऊपर से तुम भी महीने के आखिरी में पैसे मांगने आई जाती हो, कहाँ से दे? अरे परी की फीस भी उन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर दी थी और कुछ मेरे पास थे, वह खर्च में लाने पड़े। मुझे भाभी की बातें बुरी नहीं लग रही थी, दुख तो भाई की खामोशी का था। उनके चेहरे पर मुझे ढूंढने से भी हल्की सी परेशानी नजर नहीं आ रही थी। तो मैं उठ खड़ी हुई और ना चाहते हुए भी भाई को कह दिया कि भाई आप कितने दिनों से आए नहीं, बाबा आपको याद कर रहे थे। हाँ, चक्कर लगाऊंगा, भाई यह कहकर उठ गए। तो मैं बड़ी आस से उन्हें देखने लगी, शायद मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। मगर वह तो भाभी को बाय करके चले गए। उठो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, भाभी ने ना जाने किस दिल से कहा था। नहीं भाभी, मैं नाश्ता करके आई हूँ, मेरे हलक से बहुत मुश्किल से आवाज निकली थी। और फिर मैं रुकी नहीं, तेज कदमों से बाहर आ गई। मेरी आंखें धुंधला रही थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चलती जा रही थी। दिन के समय सूरज की किरणों में अजीब सी चुभन थी, यूं लग रहा था जैसे बदन में सुइयां चुभो रहा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा चुभन तो मेरे अंदर थी। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान और मैं अकेली। मेरी आंखों से टप टप आंसू निकल गिरने लगे। घर जाकर बाबा को क्या जवाब दूंगी? वह बेचारे कितनी आस से मुझे देखेंगे। मेरे पीछे उनकी नजरें भटकेंगी कि शायद भैया आए हैं, और भाई उफ तक नहीं कह रहे। और मैं सिसक रही थी। भाई इकलौता होने की वजह से माँ बाप की मोहब्बत के हकदार थे, और उनका पलड़ा इसलिए भी भारी था कि उनको दो बेटियों मनीषा और मैं थी। यह नहीं था कि हम दोनों नजरअंदाज कर दी गई थी या हमारी कोई अहमियत नहीं थी। बस बात यह थी कि इकलौता चांद आसमान पर अकेला नजर आता है। तो बड़े भाई ऐसे ही थे, स्कूल कॉलेज में थर्ड डिग्रियां लेकर आने वाले बड़े भैया यूनिवर्सिटी में एक हसीना के इश्क के चक्कर में फंस गए और उम्र कैद की सजा के साथ उनके गुलाम बन गए। माँ के लिए यह सदमा गहरा और तकलीफ देने वाला था, क्योंकि उन्होंने बड़े भाई के लिए बहुत से ख्वाब सजा रखे थे जो यूं मिट्टी में मिले कि माँ भी इस दुनिया से चल बसी। बाबा ने गमों का ऐसा घूंट भरा कि बिस्तर पर लग गए, और भाभी तो रिवायती रस्मों की किताबें पढ़कर आई थी। नंदों और ससुर को बर्दाश्त करना तो दूर की बात, वह उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। बड़े भाई उनके इश्क में अंधे हो चुके थे, फिर भी इतनी हमदर्दी जरूर दिखाई कि हमें घर से निकालने के बजाय खुद ही घर से चले गए। और ऐसे गए कि बस अब होली और दीपावली पर ही शकल दिखाते थे। और मनीषा दीदी जो भाई से 5 साल छोटी थी, उन्होंने इंटर भी अभी नहीं किया था कि माँ के एक रिश्तेदार ने अपने बेटे वरुण के लिए उनको पसंद कर लिया। माँ की मृत्यु को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए बाबा ने बहुत सादगी से मनीषा दीदी को वरुण के साथ विदा कर दिया। और मैं अभी इंटर की स्टूडेंट थी, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मैं आगे तक पढ़ना चाहती थी, एमए, पीएचडी, और फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगी, यह मेरे ख्वाब थे। बाबा की बीमारी ने मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया था। मुझे अपने ख्वाबों के अधूरे रह जाने का इतना दुख नहीं था जितना बाबा की बीमारी ने परेशान कर दिया था। मैं हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन सिर्फ सेवा करने से क्या होता है, कुछ दवा भी तो हो। हमारा गुजारा सिर्फ बाबा की पेंशन पर ही चलता था, जिसमें दाल रोटी मुश्किल से चलती थी। दवा के पैसे कहाँ से लाती?
पिछली 3 रातों से बाबा बिल्कुल नहीं सोए थे। दमे का अटैक बहुत बुरा था। पूरी पूरी रात उनकी पीठ सहलाती रहती थी। और अब मैं इसी सिलसिले में बड़े भाई के पास गई थी कि बाबा को डॉक्टर के दिखा दे, लेकिन उनके कानों पर तो जूं भी नहीं चली। लोग बेटे की आरजू इसलिए करते हैं कि वह बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन अब तो यह बातें ख्वाब ही बनकर रह गई हैं। मैं चलते चलते कहाँ निकल आई थी। सूरज भी अब डूब चुका था। मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। टांगे अलग दुख रही थी। मैंने हथेलियों में आंखों को रगड़ा तो कुछ साफ दिखाई सा नजर आने लगा। सामने मनीषा दीदी का घर था। मैं बहुत देर तक खड़ी उनके दरवाजे को तकती रही। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वापस पलटने की हिम्मत ना थी और ना मनीषा दीदी से मिलने की, क्योंकि उनके हालात में बहुत अच्छी तरह जानती थी। बेचारी कितनी मजबूरियों में घिरी हुई थी। बड़ा ससुराल था, सास ससुर जेठ जेठानी, 3 देवर और एक तलाकशुदा ननद, जिसकी सेवा पानी का ठेका मनीषा दीदी को ही दिया गया था। इनका सेवा पानी से जो वक्त बचता वह मनीषा दीदी के 2 छोटे बच्चों के हिस्से में आता था। मैंने सिर उठाकर आसमान को देखा कि शायद मेरे सूखे हलक में वही 2 बूंद टपका दे, लेकिन वह तो सूरज की आंच में जल रहा था। तब ना चाहते हुए भी मैंने मनीषा दीदी के दरवाजे की बेल बजा दी। पहली दफा बजने पर ही मनीषा दीदी ने दरवाजा खोल दिया। मैं उन्हें देखकर उनके गले लग गई, लेकिन शुक्र है आंसू अंदर ही उतर गए। मुझे पता नहीं क्यों सुबह से ऐसा लग रहा था कि तुम आओगी। बाबा की तबीयत कैसी है, उन्हें भी साथ ले आती। बच्चों की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, वरना रोज सोचती हूँ तुमसे और बाबा से मिल आऊं। मनीषा दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर नजरें चुराते हुए मुझे अपने कमरे में बैठाकर जल्दी से पानी ले आई, तो मैंने उनके हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया। तो वह पूछने लगी, खाना खाओगी, लाऊं? नहीं दीदी। मैंने अपने भूखे पेट को की एक ना सुनी और मना करके उनका हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लिया। बस आप कुछ देर मेरे पास बैठे। कहाँ से आ रही हो? मनीषा दीदी मेरी शक्ल देखकर पूछने लगी। मैं भाई के यहाँ गई थी। सब ठीक तो है ना? सब ठीक कहाँ था, दिल जवाब दे गया। आंसू इस तरह से छलके कि मनीषा दीदी समेटते समेटते थक गई। बस करो प्रिया, मुझे बताओ क्या हुआ है। मनीषा दीदी बहुत परेशान हो गई थी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब कुछ छुपाना भी मुमकिन नहीं था। मेरे आंसुओं ने उनको सब कुछ समझा दिया था। बाबा की तबीयत खराब है, मैं यही बताने भाई के पास गई थी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। दीदी मैं क्या करूं, मुझसे बाबा की तकलीफ देखी नहीं जाती। काश मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा सकती। मैं रोते हुए बोल रही थी। मनीषा दीदी एकदम चुप हो गई, फिर उठकर अलमारी में जाने क्या ढूंढने लगी। तो मैं खड़ी हुई। मैं चलती हूँ दीदी, बाबा अकेले हैं। हाँ, एक मिनट। मनीषा दीदी ने अलमारी बंद की और अपनी बंद मुट्ठी मेरे हाथ में खोलकर मेरी मुट्ठी बंद कर दी। अभी ये थोड़े से पैसे हैं, तुम इससे काम चलाओ, फिर मैं वरुण के साथ चक्कर लगाऊंगी तो हम बाबा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन दीदी मुझे अपनी मुट्ठी में पैसे चुभने लगे थे। यह फर्ज तो भाई का था। अच्छा बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, दीदी ने मुझे टोक दिया। फिर तसल्ली देते हुए मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई, तो फिर मैं उनसे गले लग गई। दीदी, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, अभी तो बाबा को तुम्हारी शादी भी करनी है। दीदी ने बड़े प्यार से मुझे बहलाने की कोशिश की, तो मैं मुस्कुराकर उनको बाय करके तेजी से चल पड़ी। अपने घर तक आते हुए मैं खुद भूख से निढाल हो चुकी थी। बाबा का जाने क्या हाल हो रहा होगा, मुझे और कुछ समझ नहीं आया। तो बेकरी से डबल रोटी, अंडे और दूध लेकर निकली तो सामने प्रकाश अंकल ने बुला लिया। प्रकाश अंकल हमारे ही मोहल्ले के बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी गारमेंट्स फैक्ट्री थी। कहने लगे, कहाँ से आ रही हो बेटा, बहुत थकी हुई लग रही हो। प्रकाश अंकल ने पूछा तो इस वक्त सिर्फ बाबा का ख्याल था, तो मेरी जबान पर उनका नाम आ गया। जी वह बाबा। हाँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी बस, मेरी आंखों में फिर से पानी आ गया, तो मैंने सिर झुका लिया। बेटा कोई परेशानी की बात हो तो बेझिझक कह दिया करो। तुम मेरी अपनी बेटी की तरह हो। मैं शाम को आऊंगा तुम्हारे बाबा को देखने। वह शायद जल्दी में थे, मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए। मैं उनके बारे में सोचती हुई घर आई तो बाबा की खांसी ने मेरा वेलकम किया। बाबा, मैंने भागकर दौड़ते हुए बाबा को थाम लिया और उनकी पीठ सहलाने लगी। कुछ देर बाद बाबा ने सुकून पाया तो पूछने लगे, क्या हुआ,
भाई मिला या बाहर से ही तुम्हें भगा दिया? मिले थे बाबा, बाहर से क्यों भगाएंगे? फिर आया नहीं तुम्हारे साथ? कल आने को कहा था, अभी उन्हें जरूरी मीटिंग में जाना था। मैंने बाबा की तसल्ली के लिए झूठ बोला था। मेरा हाथ थाम कर बोले, बेटा बाप से झूठ नहीं बोलते। जब आप जानते थे तो क्यों पूछते हो? अपनी तसल्ली के लिए या फिर खुद को जुठलाना चाहता हूँ? बाबा की ऐसी बातें सुनकर मैं वहां से उठ आई। शाम हुई, प्रकाश अंकल आए तो बाबा के लिए ढेरों फल, बिस्किट और ना जाने क्या कुछ लेकर आए। मुझे अपनी ऐसी हालत पर रोना आया और बड़े भैया पर गुस्सा। प्रकाश अंकल कुछ देर बाबा के पास बैठे रहे, फिर जाते हुए मुझे कह गए कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह दिया करो। हाँ, मुझे जरूरत है बहुत सारी चीजों की, अपने लिए नहीं, बाबा के लिए। इस रात मैं जाने किससे लड़ रही थी। मेरे लिए सब कुछ मेरे बाबा हैं और मैं उन्हीं की दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। तो दो, किसने मना किया है? लेकिन याद रखो, खुशियां यूं बैठे बिठाए नहीं मिल जाती, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। मुझे झिंझोड़ा गया। मैं बौखला कर रह गई। थोड़ी देर बाद मैं सोई, लेकिन सुबह उठी तो बाबा, मैं प्रकाश अंकल को कहूंगी कि वो मुझे कहीं से जॉब दिला दे। कहीं क्यों, अंकल की अपनी फैक्ट्री है ना। मैंने प्रकाश अंकल के लाए हुए सेब काट कर बाबा को खिलाते हुए कहा। तो वह मेरा चेहरा देखने लगी। ठीक है बाबा, अभी मैंने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, मैं साथ साथ पढ़ भी लूंगी। मैं यही समझी कि बाबा मेरी अधूरी पढ़ाई पूरी करवाएंगे, लेकिन वह बहुत दुखी थे। मैं बोली, अब यह वक्त आ गया है, कोई बुरा वक्त नहीं है, परमात्मा का शुक्र है मेरे हाथ पांव ठीक है, मैं जॉब करूंगी और पढ़ूंगी। बस मैंने फैसला सुना दिया। बाबा कुछ नहीं बोले, अलबत्ता उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। मुझे जॉब के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ा। प्रकाश अंकल ने अपनी फैक्ट्री में मुझे लड़कियों के डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बना दिया था और बाबा की वजह से वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं थी। सुबह 10 बजे बाबा और घर के सारे काम निपटाकर फैक्ट्री जाती और 5 बजे वापस आ जाती। तो रात के खाने के बाद रात 11 बजे तक पढ़ भी लेती थी। फिर मैंने अपनी बेबसी का मातम करना भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपने अच्छे दिनों के ख्वाब देखने लगी और मेरे ख्वाबों की मंजिल सिर्फ मेरे बाबा थे। रात में मैं जब पढ़ने बैठती तो उसी वक्त मेरी नजरें किताबों से हटकर बाबा पर ठहर जाती। मुझे उन पर बहुत तरस आता। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थे। हालांकि बाबा की उम्र ज्यादा नहीं थी, उनसे ज्यादा उम्र के बूढ़े ना सिर्फ चलते फिरते थे बल्कि आजकल कामकाज भी करते थे। शायद इसलिए कि उन्हें अच्छी खुराक और सबसे बढ़कर औलाद का सुख नहीं मिला था। काश भाई को एहसास होता कि खुद कितने ऐशो आराम से रहते हैं और बाबा का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। इस वक्त मेरा दिल दुखी हो गया और अचानक एक ख्याल आया कि अगर बाबा को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, मेरा दिल किसी बड़ी परेशानी में डूबने लगा। बाबा को कुछ नहीं होगा। मैं सैलरी मिलते ही बाबा को अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर उनकी खुराक का पूरा ख्याल रखूंगी। फल, जूस, सूप, बाबा, फिर बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रकाश अंकल की तरह बाबा के लिए मेरी जिंदगी का पहला मकसद था। मेरी पहली सैलरी मिलते ही मैंने बहुत सारे फल खरीदे और आने वाली जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोचती हुई घर आई तो बाबा सुकून से सो रहे थे। मेरी आवाज की खनक किसी ने नहीं सुनी और कुछ पल के बाद मेरी चीखों से सारा मोहल्ला दौड़ चला आया। बाबा, मेरे प्यारे बाबा चले गए। मेरी दुनिया वीरान हो गई थी। बड़े भाई दुनिया के दिखावे को 3 दिन के लिए जरूर आए थे, लेकिन मुझसे झूठे मुंह भी साथ चलने को नहीं कहा। ना उन्होंने यह सोचा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। मनीषा दीदी बार बार यह बात दोहरा रही थी, तो मैंने कह दिया, मेरी फिक्र ना करे दीदी, मैं अपने घर में हूँ। अपने घर में तो हूँ, लेकिन अकेली हो गई हूँ तो अकेली ही रहूंगी। मैंने दीदी को चुप कर दिया था। फिर कितने दिन गुजर गए, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं पता था। मैं सारा वक्त बाबा के तख्त को देखती रहती थी। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने उनके लिए, और उन्हीं के लिए मैंने हिम्मत की थी। वह नहीं रहे तो हिम्मत भी टूट गई। लेकिन फिर प्रकाश अंकल के समझाने पर मैंने फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ समय तक मेरा ध्यान बट जाता था। अब घर का काम होने ना होने बराबर थे। मैंने दिल से पढ़ना शुरू कर दिया था। 2 साल में ग्रेजुएट हो गई। उसके बाद मैंने अलग अलग कोर्स करने शुरू कर दिए, जो अच्छी जॉब के लिए बहुत जरूरी थे। इस बीच मैंने घर के हालात काफी अच्छी तरह कर ली थी, वैसे ही जैसे मैं बाबा के लिए चाहती थी।
बाबा के लकड़ी के तख्त की जगह बेड रख दिया और सोचती कि बाबा इस पर आराम से सो रहे हैं। छोटा फ्रिज ले लिया, रोज फल लाकर रखती। कोई फकीर आवाज लगाता तो उसको वह फल निकाल कर दे देती। उससे मुझे बड़ा सुकून मिलता था। उन्हीं दिनों मैंने ख्वाब में बाबा को देखा, सेहतमंद, हंसता खेलता चेहरा। मैंने खुशी से बाबा से पूछा, आप इतने सेहतमंद कैसे हो गए? इतने फल खिलाओगी तो सेहतमंद नहीं होऊंगा, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया कि मैं जो बाबा के लिए फल खरीदती हूँ वह बाबा ही खाते हैं। फिर वक्त गुजरता चला गया, मेरे हाथों में डिग्रियों के साथ अलग अलग कोर्सेज के सर्टिफिकेट आए। तो फिर मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी। लेकिन फिर इस हिसाब से मैं मेहनत में बहुत बिजी हो गई। मगर उसके बावजूद भी मैं रोजाना बाबा को फलों का तोहफा भेजना नहीं भूलती। मैं कितनी भी जल्दी में होती, लेकिन जहां फलों की रेडी नजर आती, मैं कुछ फल खरीद कर फकीरों को दे देती। बस अब यह हुआ था कि अब मैं फल छांट कर नहीं लेती थी, क्योंकि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था। इस वक्त मैं ऑफिस से निकली तो शाम बहुत हो गई थी और वह सर्दी की शाम थी। फिर इधर एक रिक्शा मेरे करीब आकर रुका और इधर मेरी नजर फलों वाली रेहड़ी पर पड़ी। तो मैं फल लेकर रिक्शा में बैठ गई और रास्ते में मुझे कोई भिखारी नहीं मिला। शुक्र है घर की गली में पहुंची तो सामने से भिखारी आता देखकर मैंने जल्दी से फल की थैली उनके हाथ में दे दी, जैसे कि यह मुझ पर बोझ होता था, जिनको मैं फौरन उतारना चाहती थी और इसके बाद मैं संतुष्ट हो जाती। इस वक्त भी मेरी यही हालत थी। घर आकर मैंने खाना खाया और उसके बाद कुछ देर फोन पर मनीषा दीदी के साथ गपशप की। फिर सोने के लिए लेट गई। मेरा यही रूटीन था। सुबह क्योंकि ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता था, इसलिए जल्दी सो जाती थी। और शुक्र है कि मुझे सोने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, मैं फौरन सो जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखें खुल गई। मुझे किसी ने आवाज लगाई थी। कौन? मैं गुप अंधेरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया। लेकिन कोई था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। फिर झोंका आया और इस झोंके में आवाज आई, बेटा फल तो देख कर लिया करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।